एक स्टॉक है जिसने पिछले एक साल में 250% का रिटर्न दिया, और दूसरा एक और स्टॉक है जिसने एक साल में ही 400% तक का रिटर्न दिया। एक और स्टॉक है जिसने सिर्फ 3 महीने में 100% का रिटर्न दिया, और एक और स्टॉक है जिसने सिर्फ 1.5 महीने में ही नियर अबाउट 150% तक का रिटर्न दिया। ये सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हो सकते थे, आप उनको सही टाइम पे कैच कर सकते थे अगर आपको वो सारी चीज़ें पता होती जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे स्टॉक्स ढूंढने कैसे चाहिए। मेरा नाम है सचिन नाइक, मैं एक IIM ग्रेजुएट हूँ और मैं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ पिछले 8 साल से, और आज हम बात करेंगे कि IPO स्टॉक्स को लेके, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स को लेके एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो जिसमें बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स हो, और स्पेशली एक ऐसा पोर्टफोलियो जो ऑलमोस्ट जीरो रिस्क वाला पोर्टफोलियो हो, वो पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। चलो देखते हैं, कीप वॉचिंग। ओके ग्रेट, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, दो चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे IPOs के बारे में। क्या आपने सही में IPO में अप्लाई करना चाहिए, क्या आपने अलॉटमेंट के भरोसे बैठे रहना चाहिए, या फिर आपने आइडियली IPO लिस्ट होने के बाद, वो स्टॉक लिस्ट होने के बाद उस स्टॉक को बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, या फिर उसको ट्रेड करना चाहिए। और उसके बाद सेकंड चीज़ हम देखेंगे कि ये जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं, ये जो IPO वाले स्टॉक्स होते हैं, ये लिस्ट होने के बाद इन स्टॉक्स को लेके एक बहुत अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला और स्पेशली जीरो रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं। ये दोनों चीज़ें आज हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद कुछ और वीडियोस आएंगे जिसमें हम उन स्ट्रैटेजीज के बारे में, उन सेटअप्स के बारे में भी बात करेंगे जो ऐसे बढ़िया अच्छे रिटर्न देने वाले, अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाले मल्टी बैगर, पोटेंशियली मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको ढूंढ के दे सकते हैं, और उनमें सही टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे आपको एंट्री भी दे सकते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं IPOs की। लास्ट वीडियो में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि स्टॉक्स में, लिस्टेड स्टॉक्स में से सबसे अच्छे रिटर्न कब मिलते हैं। जितनी भी कंपनीज हमने उस वीडियो में देखी, उसमें हमने ये क्लियरली आइडेंटिफाई किया, डेटा के साथ आइडेंटिफाई किया कि सबसे अच्छे रिटर्न मिलते हैं उसके इनिशियल पीरियड में, राइट। लिस्ट होने के पहले 5 साल में या दूसरे 5 साल में, यानी पहले 10 साल में पकड़ लो। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हमने जाके हर IPO को अप्लाई करना चाहिए और फिर बैठे रहना चाहिए ये होप करके कि मुझे अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? वेल नहीं। सी, इनिशियली इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी कंपनीज को बहुत पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप IPO में जाके अप्लाई करते रहे और फिर होप करते रहे कि IPO में अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, IPO का ना आजकल बहुत बड़ा क्रेज़ चल रहा है। हर किसी को लगता है कि चलो IPO में अप्लाई करते हैं, अलॉटमेंट मिल गया तो प्रॉफिट्स हो जाएंगे। अगर आप डेटा देखोगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ 10% या 20% कंपनीज होगी। मतलब अगर 100 कंपनीज लिस्ट होती है तो सिर्फ 10 या 15 कंपनीज है जो आपको लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से 20% के ऊपर रिटर्न्स देती है ऑन द टाइम ऑफ लिस्टिंग। उससे ज़्यादा कंपनीज ना लिस्टिंग गेन्स नहीं देती है। और फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, बाकी की सारी कंपनीज लिस्ट होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और फिर वो प्राइस टम्बल होना शुरू करती है, वो प्राइस नीचे जाना शुरू करती है। बहुत ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा कंपनीज की प्राइजेस लिस्टिंग के बाद पहले तो नीचे जाती है। होता ये है कि आप IPO में अप्लाई करते हो, अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया और अगर वो कंपनी की प्राइस, लिस्टिंग प्राइस सटीक नहीं है, अगर वो लिस्टिंग प्राइस उसके सारे रेशोज़ के साथ, उसके फंडामेंटल्स के साथ मैच नहीं करती, तो फिर प्राइस नीचे जाना शुरू करती है, और फिर आप सोचते रहते हो कि ओके अब मैं क्या करूं, क्योंकि ऑलरेडी लॉस तो हो चुका है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि IPO में एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, यूजुअली IPO के बाद इमीडिएटली सारी कंपनीज में प्राइजेस डायरेक्टली ऊपर जाना शुरू नहीं करती, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो किसी एक लिस्टिंग प्राइस पे लिस्ट होती है, राइट। और वो लिस्टिंग प्राइस यूजुअली वो प्राइस बैंड के ऊपर का या नीचे का कोई पार्ट होगा। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर या फिर मार्केट डिमांड, जिसको हम कहते हैं, कितना टाइम वो पर्टिकुलर IPO सब्सक्राइब हुआ है, वो सारी चीज़ें मिलके फिर डिसाइड होता है कि किस प्राइस पे वो लिस्ट होगी। लेकिन उसका एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस प्राइस पे किस चीज़ का पड़ता है पता है? जब भी कंपनी लिस्ट करने की कोशिश करती है तो उनको एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट नाम का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। अब ये डॉक्यूमेंट कौन बनाता है? ये डॉक्यूमेंट वो पर्टिकुलर कंपनी बनाती है। उस कंपनी के साथ कोई लिस्टिंग एजेंट या फिर और 2-3 कंपनीज होती है जो उनको हेल्प करती है, जैसे आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए, या फिर जिनको आप मर्चेंट बैंकर के नाम से भी जानते हो। वो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस बैंड पे, किस प्राइस पॉइंट पे कंपनी लिस्ट होनी चाहिए, और फिर उसी प्राइस पे आपको ऑफर की जाती है। लेकिन देखो, एक चीज़ हमको समझनी चाहिए कि ये जो रेड प्रोस्पेक्टस बनता है ना, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स,
ये वो कंपनी खुद बनाती है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है कंपनी के बारे में, लेकिन यूजुअली अगर आप और मैं भी होते तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी कंपनी के बारे में हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, राइट। और इस डॉक्यूमेंट के अलावा पब्लिक डोमेन में ना नॉर्मली नई कंपनीज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों? कंपनी नहीं है तो उस पर बहुत सारा रिसर्च ऑलरेडी हुआ हुआ नहीं रहता है। कोई रिसर्च एनालिस्ट उस कंपनी को इतने डिटेल में अब तक कवर नहीं किया है। न्यूज़ में या फिर जो भी न्यूज़ आउटलेट्स है, स्पेशली फाइनेंशियल न्यूज़ आउटलेट्स है, उनका भी कवरेज उन नई कंपनीज में थोड़ा लिमिटेड सा ही रहता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनका तो छोड़ ही दो, इवन इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी है, उनका भी, उनकी रिसर्च टीम या फिर बाकी रिसर्च एनालिस्ट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये सारे जो लोग आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं कंपनीज के बारे में, ये सारे लोगों का ना इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग में बहुत कम रहता है, क्योंकि नई कंपनीज के बारे में इतना डिटेल्ड रिसर्च नहीं होता जितना पुरानी कंपनीज के बारे में आपको दिखेगा। सो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, आईपीओ लिस्टिंग के वक्त, उस कंपनी के लिस्टिंग के वक्त उसकी प्राइस ना डिस्कवर हुई हुई नहीं रहती है, उसकी प्राइस डिस्कवरी अच्छे से नहीं हुई होती है। किसी तो एक प्राइस पे जो कंपनी को लगता है कि उसके उनके हिसाब से वो ठीक प्राइस है, या फिर मर्चेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट बैंकर जो वो लिस्टिंग हैंडल कर रहा है, उनको जो कोई भी प्राइस बैंड ठीक लगता है उस प्राइस बैंड पे वो ऑफर करता है और अकॉर्डिंगली लिस्टिंग भी होता है। उसके बाद असली गेम शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कंपनी लिस्ट हो गई, सबसे पहले तो ये समझ लो, अगर कंपनी लिस्ट हो गई तो उसके बाद लिस्टिंग के वक्त ना मैक्सिमम लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर लिस्टिंग गेन्स है तो लिस्टिंग गेन्स लेके बाहर निकल जाओ। फर्स्ट डे उतना बहुत सेलिंग बाइंग वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। या तो जिनको लगता है कि 20% लिस्टिंग प्रॉफिट हो गया, 30% हो गया, 40% हो गया, वट एवर इट इज़, वो लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल करते हैं, निकल जाता है। फिर दूसरे टाइप के लोग होता है जिनको लगता है अरे अच्छा आईपीओ था लेकिन मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला, तो वो कोशिश करते हैं कि जिस दिन लिस्ट हो जाए उसी दिन बाय कर लो, तो उनका बाइंग होता है। ये पहले दिन जितना भी बाइंग और सेलिंग होता है ना, ये बस यूजुअली ये दो टाइप के ही लोग होते हैं, एक जिनको लिस्टिंग गेन्स बुक करने हैं और दूसरा जिन्होंने आईपीओ अलॉटमेंट मिस कर दिया तो उनको वो कंपनी बाय करनी है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ एक्टिविटी होती नहीं है। असली गेम शुरू होता है उस दिन के बाद। उसके बाद प्राइस डिस्कवरी शुरू होती है। अब प्राइस डिस्कवरी मतलब क्या? देखो, लिस्ट होने के कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे ना उस कंपनी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे बाहर आना शुरू होती है। क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो उस कंपनी पे रिसर्च करती है, उनका एक पर्सपेक्टिव आपके सामने आता है। उसके बाद बहुत सारे मैनेजमेंट डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते हैं एनालिस्ट के साथ, वहाँ पे पता चलता है कि कंपनी एग्जैक्टली कर क्या रही है, ठीक है। इसके अलावा और दो तीन ऐसी चीज़ें होती है कि बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसीज नहीं, रिसर्च एनालिस्ट है, बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट, बहुत सारे रिसर्च फर्म्स उस कंपनी के बारे में डिटेल में जानना शुरू करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन बाहर आते रहती है। उसके बाद जितनी भी फाइनेंशियल न्यूज़ एजेंसीज है उनकी अपनी एक रिसर्च टीम होती है, वो लोग उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं, वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वापस आती है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब इन्होंने इस कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया था तो आईपीओ के थ्रू उन्होंने बहुत सारा कैश जमा किया था, राइट, बहुत सारा कैश इनकम उनको मिलता है। वो कैश किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी एक चीज़ के लिए उन्होंने रेज किया था वो पर्टिकुलर कैपिटल। सो जहाँ कहीं पर भी वो लोग वो कैश यूज़ करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उस कैश को एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उन नए प्रोजेक्ट्स में से भी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से एक्चुअल उस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, उसकी बुक वैल्यू क्या है, उसका पी रेशो क्या है, ये सारे के सारे रेशोज, ये सारे के सारे फंडामेंटल एनालिसिस के जितने भी मेट्रिक है, ये सारे के सारे एक प्रॉपर एक्चुअल वैल्यूज लेना शुरू करते हैं। और तब पता चलता है कि ओके वो कंपनी में एक्चुअल प्रॉस्पेक्ट्स, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, क्या वो कंपनी सही में इन्वेस्टेबल है या नहीं है। और वो एक सही टाइम होता है जब हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे जब हम इन्वेस्ट करेंगे तब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, उसको एनालाइज करके फिर वो कॉल लेंगे कि ओके दिस इज़ अ गुड कंपनी और अ बैड कंपनी, एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब ये प्राइस डिस्कवरी प्रॉपरली हो जाती है, उसके बाद जब प्राइस टर्न होके ऊपर जाना शुरू होती है ना, उसके बाद द स्काई इज़ द लिमिट। उसके बाद वो स्टॉक में एक पोटेंशियल होता है एक्सप्लोड करने का, और अगर उस स्टॉक ने सही में एक्सप्लोड कर दिया, अगर वो कंपनी फंडामेंटली सही में बहुत अच्छी है, अगर उस कंपनी में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स सही में बहुत अच्छे हैं,
तो वो स्टॉक जब ऊपर जाना शुरू करता है तो फिर वो ऊपर जाते ही रहता है और इतने अच्छे रिटर्न्स देता है, इतने अच्छे अपमूव देता है कि आप यकीन नहीं कर सकते। और वो भी क्यों? एक बड़ा सिंपल सा रीज़न है। देखो, आईपीओ में होता क्या है, एक अच्छा खासा शेयर, जितने भी शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं उसमें से एक अच्छा खासा प्रपोर्शन, मोस्टली 25% से लेकर 40% तक, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए रहता है। उनको क्यूआईबी या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हैं। इनके पास ना एक कंडीशन होती है, इनके ऊपर एक कंडीशन होती है कि जितना भी इन्होंने बाय किया है वो सेल नहीं कर सकते एटलीस्ट 1 साल के पीरियड तक। इसकी वजह से क्या होता है, यूजुअली अपर साइड ना उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अपर साइड कोई रेजिस्टेंस ही नहीं रहता, अपर साइड कोई सेलिंग प्रेशर भी नहीं रहता, क्योंकि सेल करने वाले जो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो तो साल भर के लिए सेल भी नहीं कर सकते। रिटेल जो ट्रेडर्स है वो सेल कर करके कितना करेंगे, और स्पेशली अगर उनको दिख रहा है कि ओके इस कंपनी से प्रॉफिट हो रहा है, फिर वो लोग भी यूजुअली होल्ड करके रखते हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से होता क्या है, स्टॉक जब ऊपर जाना शुरू करता है और एक बार वो लिस्टिंग प्राइस के ऊपर चला जाता है, उसके बाद बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो स्टॉक ऊपर जाते रहे। रिट्रेसमेंट होगा, डेफिनेटली होगा, थोड़े ड्रॉडाउन्स भी आएंगे, लेकिन ओवरऑल जैसे जैसे कंपनी बढ़ते रहती है, इस पे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, राइट। कंपनी अगर ग्रो करती रही तो ऑटोमेटिकली उसका स्टॉक प्राइस भी ग्रो करते रहेगा। सो ऐसे वक्त ये सही टाइम होता है, वो ग्रोथ शुरू होने के पहले, प्राइस डिस्कवरी के बाद और ग्रोथ शुरू होने के पहले, अगर इसके बीच में हम उस स्टॉक को ढूंढ पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, और तभी अगर हम उस स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो में ला पाए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। आज हम वही देखेंगे कि वो कैसे करना है। और जब ये स्टॉक सही में बढ़ना शुरू करता है, प्राइजेस ऊपर जानी शुरू करती है, तो ये रिटर्न्स पता है कितने देते हैं? ऑन एन एवरेज अगर हम पिछले 6-7 साल के आईपीओस देखेंगे, जो भी स्टॉक्स लिस्टिंग प्राइस के ऊपर जाते हैं और फिर आगे बढ़ते रहते हैं, उन स्टॉक्स के एवरेज रिटर्न साल भर में एवरेज रिटर्न नियर अबाउट 80-100% है। और इसमें से 50 से 70% रिटर्न, 50-70% रिटर्न तो ये ऑलमोस्ट 6 या 7 वीक्स में दे देते हैं, मतलब नियर अबाउट 2.5 से 3 महीने में। इतना अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है अगर हम उन स्टॉक्स को इस सही टाइम पे कैच कर पाए। और अगर आपने उनको आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया, तो फिर आपको मिलता है एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो मल्टी बैगर स्टॉक्स के साथ। ऐसे स्टॉक्स जो आगे जाके आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि आपने उनको बहुत अर्ली स्टेज पे बहुत सही टाइम पे कैच किया और सही टाइम पे आपने उन स्टॉक्स में एंट्री ले ली। सो चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये ऐसा स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तो एक लिस्ट लगेगी उन सारे स्टॉक्स की जो पिछले कुछ सालों में लिस्ट हुए हैं, जो नए नए जिनके आईपीओज आए हैं, राइट। तो सबसे पहली स्टेप होती है एक आईपीओ स्टॉक्स की लिस्ट क्रिएट करो। पिछले लेट से 5 साल में या 10 साल में जितने भी स्टॉक लिस्ट हुए हैं, वो सारे के सारे स्टॉक्स सर्च करके अपने एक वॉच लिस्ट में डाल दो। वो सर्च करना भी बहुत ईजी है। आप एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक आईपीओ वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे बस जाके ये सर्च करो कि रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ, और जितना भी टाइम पीरियड आपको चाहिए उतना टाइम पीरियड सिलेक्ट करो। लेट से पिछले 10 साल, तो आपको पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि 10 साल में कितने आईपीओज लिस्ट हुए थे। एक बार आपको वो लिस्ट मिल गया, फिर आपका एक्चुअल काम शुरू होता है। अब उस लिस्ट में सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जो उनके लिस्टिंग प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हर स्टॉक की एक लिस्टिंग प्राइस होगी, उस लिस्टिंग प्राइस के ऊपर जिसका भी अभी का प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, अभी जो भी स्टॉक्स वो लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, उन सारे स्टॉक्स को उस वॉच लिस्ट में से निकाल लो। क्यों? क्योंकि वी हैव ऑलरेडी मिस दैट बस, हमने वो स्टॉक ऑलरेडी मिस कर दिया है, अभी वो स्टॉक हमारे किसी काम का नहीं। फिर हमारे पास बचती है सिर्फ उतने स्टॉक्स की लिस्ट जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुए हैं और जो उसकी लिस्टिंग प्राइस के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। मतलब जहाँ पे भी जिस प्राइस पे उनका लिस्टिंग हुआ था, उस लिस्टिंग प्राइस से अभी की प्राइस नीचे है, वो है हमारा यूनिवर्स जिसमें हमको स्टॉक्स ढूंढने हैं। फिर ऑब्वियस सेकंड स्टेप आती है कि वहाँ पे कौन से स्टॉक्स को कब खरीदना है, कौन से स्टॉक को आपको आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना है। सो इसके लिए मैं आपको 2 बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो बहुत सिंपल है फॉलो करने के लिए, और उन स्ट्रैटेजीज के बारे में भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है और स्पेशली सही टाइम कौन सा है उन स्टॉक को बाय करने का, वो कैसे ढूंढना है। सो वो दोनों चीज़ों के बारे में भी हम वो बहुत डिटेल स्ट्रैटेजीज है, तो उनको समझने के लिए अपना अपना एक वीडियो लगेगा। उसके लिए मैं 2 और वीडियोस डालूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि उस वॉच लिस्ट में से
कौन से स्टॉक्स आपको बाय करने चाहिए और कब बाय करने चाहिए। तो वो हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब इस पहले आज के वीडियो में तो ये समझते हैं कि इसके बाद हमको करना क्या है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, जो 2 स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगा उसके बेसिस पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया और किसी स्टॉक को बाय कर लिया, सही टाइम पे आपने बाय कर लिया, उसके बाद भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला एक पार्ट आता है जो समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले वो समझते हैं कि उस पोर्टफोलियो को आप बाद में मैनेज कैसे करोगे। अब देखो, एक बार आपने किसी स्टॉक को बाय कर लिया, आपके पोर्टफोलियो में डाल लिया, तो 2 ही चीज़ें हो सकती है। एक, वो जाके आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा और आप उसमें से बाहर निकल आओगे, या फिर वो स्टॉक एक्सप्लोड करेगा, वो रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ना शुरू करेगा और उससे आप मल्टी बैगर या बहुत अच्छे रिटर्न्स ले पाओगे, राइट। 2 ही चीज़ें हो सकती है। चलो दोनों चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले हो सकता है कि वो स्टॉक जाके आपके स्टॉप लॉस को हिट करे। मैं ये भी बताऊंगा कि स्टॉप लॉस किस लेवल पे रखना है, कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन लेट्स से आपने कोई स्टॉक बाय किया, उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे कोई स्टॉक बाय किया और जाके उसने आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, होते रहता है। सी, इन्वेस्टिंग जो है ना, स्पेशली पोर्टफोलियो क्रिएशन, ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाला गेम है। सो इसमें स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, बिल्कुल होंगे। ये आईपीओ के भी जितने भी जो मैं स्ट्रैटेजीज बताऊंगा उनमें भी ऑलमोस्ट 25 से 50% ऑफ द टाइम्स ब्रेकआउट्स फेल होते हैं और वो जाके आपके स्टॉप लॉस को हिट करते हैं। लेकिन हमको ये भी समझना है कि जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है या फिर वीसी फर्म्स भी अगर आप देखोगे, तो आप उन सबका अगर पोर्टफोलियो देखोगे ना, पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स हमेशा मल्टी बैगर्स नहीं रहता है। यूजुअली वो कोशिश करते हैं कि लेट्स से अगर उन्होंने 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, तो वो 10 में से 2 भी अगर अच्छा परफॉर्म करने लगे, अगर सिर्फ 2 स्टॉक्स ने उनको बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया उनके इन्वेस्टमेंट पे, तो उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है। दैट इज़ हाउ वी नीड टू थिंक अबाउट इट। पोर्टफोलियो क्रिएशन के वक्त हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, अच्छे टाइम पे आइडेंटिफाई करने हैं, उनको पोर्टफोलियो में डालना भी है। जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको कंटिन्यू रखना है, और जो नीचे जा रहे हैं या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उनको जल्दी जल्दी वीड आउट या फिर बाहर निकालते रहना चाहिए। उस तरह से हम पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज भी कर पाते हैं। तो ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम 10 अलग अलग स्टॉक्स देखेंगे, 10 में से 4 स्टॉप लॉस हिट होंगे, 5 स्टॉप लॉस हिट होंगे। लेकिन बचे हुए 5 स्टॉक्स का क्या होगा? बचे हुए 5 स्टॉक्स एक्सप्लोड हो सकते हैं, वो एकदम अच्छे से अच्छी स्पीड से ऊपर जाना शुरू कर सकते हैं। अब उस केस में क्या करेंगे? देखो, सिर्फ स्टॉक ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पोर्टफोलियो में वैसे के वैसे रखोगे। क्यों? क्योंकि हमारा एंड गोल क्या है? हमारा एंड गोल है पोर्टफोलियो को ज़ीरो रिस्क बनाना है। ज़ीरो रिस्क मतलब एक बार जो मैं बताऊंगा वो आपने कर लिया, उसके बाद आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अगर वैसा ही पड़ा रहे ना, फिर चाहे रिसेशन आए, चाहे ड्रॉ डाउन आए एक बहुत बड़ा, चाहे मार्केट क्रैश हो जाए, आपको डर नहीं लगना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि आपको डर नहीं लगना चाहिए। तो वो कैसे बनता है? जैसे ही आपका स्टॉक बढ़ना लगे, तो आपको ये देखना है कि वो आपको 100% रिटर्न कब देता है। और जिस दिन उसने आपको 100% रिटर्न दिया, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको 50% क्वांटिटी सेल कर देनी है। अब 50% क्वांटिटी जब आप सेल कर दोगे 100% रिटर्न के बाद, तो क्या होगा? चलो एक्सेल में समझते हैं। लेट्स से आपने कोई स्टॉक बाय किया था 100 रुपीज़ का, और आपने कितने शेयर्स लिए? लेट्स से आपने 10,000 शेयर्स लिए। तो इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ प्राइस इनटू शेयर्स, तो ये हुआ 10 लाख रुपए, राइट। अब आपको क्या करना है? आपको वेट करना है कि ये पर्टिकुलर प्राइस डबल कब होती है, मतलब 100 की 200, क्योंकि जैसे ही ये 200 हो जाएगी, आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो उतना ही है, लेकिन आपका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितना हो जाएगा? वो भी डबल हो जाएगा, वो हो गया 20 लाख रुपए। अब इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए। तो आपको क्या करना है? इसमें से जितने भी आपके शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे, तो इसके आधे आपको सेल कर देने हैं इस प्राइस पे। 200 पे 5,000 शेयर्स आप सेल कर दोगे, तो आपको कितना मिलेगा? आपको 10 लाख रुपए वहाँ के वहाँ आपका कैश आपको मिल जाएगा। ये 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए इज़ नथिंग बट आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था ये, और ये आपको वापस मिल गया। अभी वो जो आपका पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में फिर से 5,000 स्टॉक्स तो है ही, राइट। 5,000 स्टॉक, अभी प्राइस भी 200 चल रही है, और आपका ये पोर्टफोलियो वैल्यू है। तो ये जो पोर्टफोलियो वैल्यू है ना अभी आपका,
आपका इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद आपने 10 लाख रुपए डाले थे, 10 लाख रुपए आपने वापस ले लिए, फिर भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख है। ये पूरा का पूरा 10 लाख रुपए आपका प्योर प्रॉफिट है। इसका मतलब ये जो स्टॉक ये पर्टिकुलर स्टॉक लेट्स से एबीसी कंपनी का, ये स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में है उसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें आपका सिर्फ प्योर एंड प्योर प्रॉफिट है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर ये स्टॉक जाके 10%, 20%, 40%, 50% गिर भी गया तो भी क्या आपके पैसे जाएंगे? नहीं, आपका नोशनल लॉस होगा, क्योंकि ये नोशनल प्रॉफिट है। ये जो 10 लाख रुपए है ये नोशनल प्रॉफिट है, राइट? इसमें से कुछ कम होगा, लेकिन आपकी ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से कुछ भी कम नहीं होगा। और इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है देखो, लेट्स से 200 रुपये प्राइस चल रही है, आपने आपका इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, उसके बाद अगर ये 200 से 100 हो गई, ठीक है, 200 से 100 हो गई, तो आपका पोर्टफोलियो कितना गिरेगा? आपके पास 5,000 शेयर्स है, राइट? तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगा 5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल दी थी। तो आपके 10 लाख रुपए तो वैसे के वैसे आपके पास है ही, आपने वो निकाल लिए थे, उसके ऊपर आपके पास अभी भी पोर्टफोलियो में 5 लाख रुपए बचे हुए हैं। अगर आप वो 50% ऑफलोड नहीं करते, अगर आप 50% शेयर्स बेच के आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालते नहीं, तो क्या होता? तो ये जो 5,000 की जगह पे आपके होते 10,000 शेयर्स, राइट? और 10,000 शेयर्स होने की वजह से जैसे ही प्राइस 50% ड्रॉप करेगी 200 से 100 रुपये, तो उसके बाद आपकी पूरे के पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कहाँ आ जाएगी? फिर से 20 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक आ जाएगी। और जैसे ये 10 लाख रुपए आ गई, वैसे ही क्या हुआ, अभी आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बचा है, उसके ऊपर और कुछ नहीं, आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट गया। और इसके बाद अगर थोड़ा सा भी कम हो गया तो वो फिर आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे आपके कोर कैपिटल को, इनिशियल इन्वेस्टेबल कैपिटल को रिस्क हो जाएगा। उस रिस्क से बचने के लिए हमको क्या करना है? 100% रिटर्न जैसे ही मिलते हैं 50% ऑफलोड कर दो, बचा हुआ 50% जो प्योर प्ले आपका प्रॉफिट है वही आपके पोर्टफोलियो में रखो। सो एंड गोल क्या है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी एंड गोल हमारा ये है कि हमारा पोर्टफोलियो ऐसा बने रहे कि उसमें जितने भी मेरे पास स्टॉक्स है वो सारे स्टॉक्स में मेरी कोई इन्वेस्टमेंट एज सच या मेरा कोई कैपिटल लगा हुआ नहीं है। लेट्स से मेरे पास आज 10 स्टॉक्स है, ओके, और 10 के 10 स्टॉक्स जब मैंने खरीदे थे तब से उन्होंने मुझे 100% रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। और जैसे ही उन्होंने 100% रिटर्न दे दिया, मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट निकाल दिया, तो अभी भी मेरे पास 10 स्टॉक्स तो है ही, राइट? 10 अलग अलग कंपनीज के शेयर्स तो है ही, सिर्फ क्वांटिटी आधी है। और आधी क्वांटिटी होने की वजह से वो मेरा पोर्टफोलियो का जितना भी वैल्यू है, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 1 करोड़ हो, वो पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट है, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को ना फिर डर नहीं रहता। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लेट्स से रिसेशन आ गया, रिसेशन में अच्छी कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जिनको लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उस पर्टिकुलर रिसेशन की वजह से, वैसे वक्त उन कंपनीज का क्या होगा? 10%, 20%, 40%, 50% गिरेगी, राइट? जैसे ही वो वाला पर्टिकुलर फेज खत्म हो जाएगा, दे विल अगेन स्टार्ट ग्रोइंग। और वो जब 50% कम होगा, मेरा खुद का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें मेरा कैपिटल नहीं है, जो भी है वो प्रॉफिट्स ही है, नोशनल प्रॉफिट है, तो नोशनल लॉसेस हो गए, मुझे टेंशन नहीं आएगा। कोरोना जैसा लॉकडाउन वाला कोई किस्सा हो गया, अगेन मुझे इतना टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा अच्छी कंपनीज वापस ग्रो करना शुरू कर ही देगी। सो ऐसे पोर्टफोलियो की वजह से ना आपके दिमाग में जो डर रहता है और वो डर की वजह से जो आप डिसीजंस लेते हो वो फिर आप नहीं लोगे और आप उस पोर्टफोलियो को होल्ड कर पाओगे एक बहुत अच्छे लॉन्गर ड्यूरेशन तक। जब आप इन्वेस्टेबल पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तब होता है जनरेशनल वेल्थ क्रिएट, तब होता है असली मायनों में मल्टी बैगर रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो पे। सो ये एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो आप फॉलो कर सकते हो आपका पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए भी। सो अगेन फाइनल गोल क्या है? फाइनल गोल ये है कि आपके पास एटलीस्ट कम से कम 10 ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स हो आपके पोर्टफोलियो में जिन्होंने आपको 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और उसमें से आप आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल चुके हो। दूसरी चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए, जो भी कंपनीज आपको आईपीओ लिस्टिंग के बाद और स्पेशली जो स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगा उनके ब्रेकआउट के बाद जो भी आपको 100% रिटर्न देती है ना, उसके बाद उस कंपनी की प्रोबेबिलिटी, आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस कंपनी के आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर उनको आपने होल्ड कर लिया तो हो सकता है उनमें से कुछ कंपनीज
टाइटन जैसे निकले, एचडीएफसी बैंक जैसे निकले, जीआरएससी जैसे निकले, या फिर माजगांव मैजडॉग या माजगांव डॉग्स जो है उसके जैसी भी वो कंपनीज निकल सकती है। और यू वोंट बिलीव दिस, अगर मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम बताऊंगा, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिख के रखे हैं, आपको टाइटन पता होगा राइट, टाइटन, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये तो बहुत पुरानी कंपनीज है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगी। सो टाइटन ने 26 साल में 2100% रिटर्न दिया है, 2100%। मतलब 1 लाख रुपए अगर आप उसमें डालते तो 2100% मतलब कितना होता, नियर अबाउट 2 करोड़ 10 लाख रुपए। दैट इज़ ह्यूज। पर ईयर के हिसाब से, आई नो बहुत जेनरिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, पर ईयर के हिसाब से 800% पर ईयर वाला रिटर्न है। सोचो, ऐसे अगर आप एच बैंक के बारे में सोचोगे तो लिस्टिंग के बाद कितने 26 साल में उसने 17,000% रिटर्न दिया है। 17,000% इज़ ह्यूज। सिमिलरली रिलायंस 12,000% 28 सालों में। और कुछ नई कंपनीज के बारे में भी सुन लो, जैसे अगर आपने वरुण बेवरेजेस सुना है तो 8 साल में उसने 2,000% रिटर्न दिया। लॉरस लैब 600% रिटर्न 6 साल में, अगेन ऑलमोस्ट 100% पर ईयर। पॉलीकैब बहुत छोटी कंपनी, बहुत सारे लोगों को तो उसका नाम भी नहीं पता होगा। पॉलीकैब ने कितना रिटर्न दिया है, 1100% 4 साल में। मासडॉक 2600% 4 साल में। जीआरएससी, जैसे मैं बोल रहा था, जीआरएससी 3000% कितना, 5 साल में। और ये सारे के सारे स्टॉक्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा, जो अप्रोच मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये सारी ये दोनों स्ट्रैटेजीज फॉलो करके और ये अप्रोच फॉलो करके अगर आप बराबर देखते तो आपको ये सारे के सारे स्टॉक्स भी सही टाइम पे एंट्री देते, सही टाइम पे आप इन स्टॉक्स में एंट्री ले पाते, और ऐसे रिटर्न्स कुछ सालों के बाद, 4 साल 5 साल 10 साल के बाद, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो तो ये बहुत छोटा टाइम है। 4 साल 5 साल इज़ वेरी वेरी स्मॉल। 20 साल के बाद, 30 साल के बाद 20-20 हज़ार % तक का रिटर्न कुछ कंपनीज देती है। और आपको क्या चाहिए, 10 कंपनीज, अगर 10 कंपनीज मिला के आपने एक सो कॉल्ड ज़ीरो रिस्क पोर्टफोलियो बनाया, जिसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, वो आप बाहर निकाल चुके हो, तो उसके बाद आपको सिर्फ उनको राइट करने देना है, राइट, फ्रीली छोड़ देना है कि जिनको बढ़ना है, जितना बढ़ना है बढ़ो। 1-2 कंपनीज भी उस पूरे पोर्टफोलियो में से, लेट्स से 8 कंपनीज का आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और बची हुई 2 कंपनीज ने भी इनमें से कोई भी रिटर्न आपको दे दिया ना, तो भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो भी आपको 10x 100x वैसे वाले रिटर्न्स मिल जाएंगे। और आपका जो पोर्टफोलियो अगर आप 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद देखोगे तो आपको दिखेगा कि यस, ये होता है इन्वेस्टमेंट, ये होता है इन्वेस्टिंग। ऐसे बनाते हैं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जहाँ पे रिस्क बहुत कम हो और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा हो। सो आई होप आपको ये समझ गया कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और अगर आपको ये समझ गया तो फिर अगले 2 वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बताऊंगा, हमारा एक ही चीज़ बची है अभी, राइट, कि ये स्टॉक्स एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कैसे करने हैं और सही टाइम में उनमें एंट्री कब लेनी है। तो अगले 2 वीडियोज़ में मैं एक एक करके वो दोनों स्ट्रैटेजीज के बारे में बहुत डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि ये करना कैसे है, स्टॉक्स ढूंढने कैसे हैं, उनमें एंट्री कब लेनी है, कैसे लेनी है। तो वो दोनों वीडियोस देखना भी मत भूलना। और डेफिनेटली अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और मैंने जितने नाम आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स के बताए, इसके अलावा अगर आपको और कुछ नाम याद है, अगर आपको पता है कि उन स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, तो वो स्टॉक्स के नाम भी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताओ। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कि वहाँ पर भी जो सेटअप मैं बता रहा हूँ वो सेटअप वहाँ पर एप्लीकेबल था या नहीं था। और आप शॉक्ड हो जाओगे नेक्स्ट वीडियो देख के कि ऑलमोस्ट हर स्टॉक जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, उन सारे स्टॉक्स में ये पर्टिकुलर सेटअप, अगले वीडियो में हम जिस सेटअप के बारे में बात करेंगे वो सेटअप एप्लीकेबल रहता ही रहता है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ गो हेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको सही में जानना है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सही टाइम कौन सा है, क्यों ज़रूरी है कि आप सही टाइम पे उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो, तो मेरा पिछला वाला वीडियो जहाँ पे मैंने इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात की है, वो वीडियो भी ज़रूर देखो। मैं लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स, IPO, रिसेंटली लिस्टेड IPO स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज सचिन नाइक साइनिंग ऑफ।